हेलो एवरीवन, मैं तरुण यादव कॉन्सेप्ट टाइम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने जैसे 17 मार्च 2020 के 2 शिफ्टें कर ली हैं, आज बारी तीसरे शिफ्ट की है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, दिख रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि x कितना दिया हुआ है मुझे। अगर x दिया हुआ है, मुझे x दिया हुआ है √2 + 1, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, √x + 1/√x निकालना। तो एक काम करते, पहले तो मैं ये छोटा कर लूँ, थोड़ा जगह बन जाए लिखने के लिए। देखिए, अगर मुझे ये निकालना, पहले मैं करने जा रहा हूँ स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरा कितना आएगा, इसका मैं स्क्वायर करने जा रहा हूँ। ये आ जाएगा मेरा x + 1/x + 2, ठीक है। फिर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √x + 1/x + 2, ठीक है। मुझे अब इसकी ज़रूरत है x + 1/x अगर मिल जाएगा। x + 1/x कहाँ मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा। अगर मेरा x √2 + 1 दिया है तो मेरा 1/x कितना हो जाएगा, √2 - 1। देखिए, जब कभी भी x आपको √2 + 1 दिया रहता है, जब आपको कभी भी x √2 + 1 दिया रहता है, इन दोनों को वर्गों का अगर मैं इसका वर्ग करूंगा कितना आएगा, 2 आएगा। इसका 1 का वर्ग करूंगा कितना, 1 आएगा। दोनों का अंतर कितना आ गया, 1। तो कभी भी मैं 1/x लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये √2 ऐसे आ जाएगा और बीच का यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये सीधी सीधी आ जाएगा। या क्या करिए, आप इसका परमेयकरण करके आप √2 - 1 निकाल सकते हैं। पर ये चीज़ याद रखिए कि इन दोनों के वर्गों का स्क्वायर का डिफरेंस जो होता है, कभी भी अगर 1 होता है तो आप डायरेक्ट के साइन हटा के बाकी सारा नंबर वैसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, बाकी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा x + 1/x कितना आ रहा है, ये देखिए कट जाएगा, ये बचेगा मेरा 2√2। अब मैं इसमें रखूंगा √2 में, ये x + 1/x की जगह क्या रखना है, 2√2 + 2। यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन लूँगा, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा आ जाएगा √2 + 1। √2 + 1 आ गया। देखिए ऑप्शन देखिए, आपको √2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक। अब मैं √2 की वैल्यू यहाँ रखूँगा अगर, तो हो गया √2 + 1.414 + 1, तो ये मेरा आ जाएगा √2 + 2, ये मल्टीप्लिकेशन में है, याद रखिए मल्टीप्लिकेशन में है क्योंकि हमने कॉमन लिया था। तो मेरा अगर 214, तो अगर मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करके लिखूंगा मेरा आ जाएगा 4.828। अब मुझे बताना पड़ेगा कि अगर मैं इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा। चलिए, मेरा आंसर तो आ चुका है, मेरा आंसर हो जाएगा ये बी, ठीक है। आंसर भी हो जाएगा, कैसे मैं बताता हूँ। अगर मैं 22 का स्क्वायर लिखता हूँ, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। अगर मैं इसी जगह 2.2 का स्क्वायर लिखता, अगर मैं बीच में डेसिमल लगा देता तो मेरा कितना आता, 4.84। 4.84 आता कि नहीं आता। मेरा 22 का स्क्वायर कितना होता है 4.84, और यहाँ पे 4.828 लिखा है, मतलब मेरा 22 से 2.2 से आंसर थोड़ा कम होगा। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट के बाहर में निकालूंगा, स्क्वायर रूट के बाहर में निकालूंगा तो मेरा जो होगा ना 4.828 जो होगा बहुत ही पास होगा, या मैं बोलूँ कि बहुत ही पास होगा 22 स्क्वायर के, 2.2 के स्क्वायर से थोड़ा सा कम होगा। 2.2 से थोड़ा कम कौन सा है, 2.1973, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अगर मैं 22 का स्क्वायर देखता हूँ, अगर मैं 22 का स्क्वायर देखता हूँ तो मेरा कितना आता है 484 आता है। अगर मैं बीच में डेसिमल लगाऊंगा तो मेरा 2 इधर से डेसिमल कम हो जाएगा, डेसिमल 2 अंक के बाद आएगा तो 4.84। अगर मैं 4.84 देख रहा हूँ और यहाँ पे कितना लिखा है 4.828, तो ये बहुत करीब है और 22 से थोड़ा सा कम है। यहाँ 84 है, यहाँ 82 है, ये 22 से थोड़ा कम रहेगा। ये 2.2 से थोड़ा कम कौन सा हो गया, 2.1973, ठीक है। इसमें आप अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए।
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। एक रेक्टेंगल है, उसके लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया है। और उसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर इज गायब, पेरीमीटर दिया है, कहाँ दिया पता नहीं, ये 730, हिंदी में 730 दिया, तो 730 लिख दीजिए। मुझे पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 730 दिया हुआ है। मुझे एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताना है रेक्टेंगल का, ठीक है। पेरीमीटर चलो ठीक है, मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+b, और वो दिया कितना है मुझे, 730। अगर मैं यहाँ से रखूँगा 2 × l कितना है 3 और +2 ये 5x हो गया, = 730। तो मेरा यहाँ x कितना है, ये 10 हो जाएगा, एक 0 कट जाएगा, तो मेरा आ गया 73, मेरा आ गया 73। अगर मुझे एरिया निकालना है, मुझे एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। यहाँ कितना है, 3x है, यहाँ कितना है, 2x है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6x²। x की वैल्यू में रखूँगा, x की वैल्यू मेरी कितनी निकली है, 73 का स्क्वायर, मतलब 6 × 73 × 73, ठीक है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, और मैं देख रहा हूँ कि सब में मेरा, अगर मैं इकाई अंक की बात करता हूँ, यूनिट डिजिट की बात करता हूँ, तो आप यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं। देखिए 3 और 3 कितना यूनिट डिजिट दे देगा, 9, 9 6 54। मेरा जो भी आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट में, इकाई अंक में क्या होगा, 4 होगा। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन में हम यूनिट डिजिट या इकाई अंक देख के अपने क्वेश्चन को मार्क करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में 3 है, 3 है, 3 3 9 होता है, 9 6 54, ठीक है। आखिरी में मेरा 4 आना चाहिए था, मेरा जो भी आएगा आखिरी में क्या होगा, 4 होगा, इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। तो 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो मैं उसको मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा, मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा। चलिए अभी क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ टेबल एंड चेयर्स इन अ रूम, कितना दिया हुआ है, 7:9 रेशियो में दिया हुआ है। अगर उस कमरे में 560 टेबल और चेयर हैं, टोटल टेबल और चेयर मिला के कितने हैं, 560 है, तो मुझे बताना है नंबर ऑफ चेयर्स कितनी होंगी। एक कमरे में मेज और कुर्सी हैं और उसका अनुपात मुझे कितना दिया हुआ है, टेबल और चेयर का अनुपात कितना दिया हुआ है, मुझे 7:9 दिया है। और कमरे में टोटल हैं कितने मेज और चेयर, वो हैं 560। तो मुझे कुर्सियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो मैं x मान लूंगा, इसको यहाँ पे मान लो, वरना यूनिट से भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं डिविजिबिलिटी लगा सकता हूँ, 9 की डिविजिबिलिटी लगा सकता हूँ, क्योंकि देखो जब आंसर आएगा ना तो मेरा 9 से मल्टीप्लाई करके ही कुछ आएगा, क्योंकि मुझे चेयर निकाली, चेयर का अनुपात 9x दिया, तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई करके ही 9 आएगा। तो जो भी मेरा आंसर होगा 9 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा है, क्या ये है, पहला चेक करते हैं, पहला चेक करते हैं। अगर ऑप्शन नहीं दिखा दे तो हम बड़ा कर दे रहा हूँ ये, ठीक है। ये देखिए 397, 7 3 10 19, ये हो नहीं सकता। 5 3 8 1 9, ये हो सकता है, होल्ड, पहले बाकी चेक कर लें। 6 3 9 4 13, ये नहीं हो सकता है। 9 8 17 21, ये नहीं हो सकता है। तो मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। अगर मैं डिविजिबिलिटी लगा के भी चेक कर रहा हूँ तो मेरा ऑप्शन सिर्फ एक ही सही हो सकता है, ठीक है, एक ही सही हो सकता है। पर चलो सॉल्व कर लेते हैं, इतना कठिन भी नहीं है। अच्छा टोटल चेयर्स कितने दिए हैं, 560। टोटल चेयर्स यहाँ से कितनी आ जाएंगी, 16x। अगर मैं x निकालना चाहूँ तो मेरा कितना आ रहा है, 560/16 कर लो, ठीक है। 4 से अगर काटोगे फिर 35, मतलब x मेरा कितना आ गया, 35 आ गया। अगर मैं 35, मुझे क्या चाहिए, चेयर चाहिए। चेयर कितनी है, 9x है, x की जगह मैं 35 रखूँगा, कितना आ गया, क्या ये 315 आ रहा है, क्या ये 315 आ रहा है, हाँ 315 आ रहा है। तो मेरा एक यही ऑप्शन है जो कि सही हो सकता है, ठीक है। बस जल्दी से, इसमें आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप चुपचाप डिविजिबिलिटी देख लेते कि कौन सा ऑप्शन मेरा 9 से विभाजित हो जा रहा है, और उसी हिसाब से हम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए CISI का। Ram deposit amount of 8,000 in a bank saving account with interest compounded monthly, मासिक तौर। अच्छा देखिए SSC ने
मेरे को पता चला था पहले कि ये क्वेश्चन आ चुका है, मेरे को पहले भी पता था कि क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है। अगर मैं 2 साल के पहले तक की बात करता था, हमेशा कभी हाफ ईयरली, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती थी। 2018 में मैं बात करूं तो 8 मंथली भी आई, पर इस बार एसएससी की हिस्ट्री में पहली बार मंथली कंपाउंडिंग आई है। और मुझे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में बात करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन दरअसल कैट वैट में आया करता है, कैट में पढ़ाया जाता है, जहाँ पे हमें कैलकुलेटर भी दिया जाता है, ठीक है। पर एसएससी का है, सबको पता ही है, कुछ भी दे सकते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन दिया है, आखिरी में करेंगे, कैलकुलेटिव भी है थोड़ा। इसके लिए मुझे आपको काफ़ी सारा बेसिक भी बताना पड़ेगा। द्विपद प्रमेय, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन नाम से चीज़ होती है, उसको समझाना पड़ेगा। तो इसको मैं अभी इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। पहले मैं बाकी सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड 1/5 ऑफ 3/8 ऑफ 1/3 ऑफ 1170। मतलब मुझे 11,760 का 1, 3, 3, 8 और 1/5 बताना है, ठीक। 3 से तो ये चला ही गया, ठीक, 3 से चला गया। अब मैं किससे काटूंगा? मैं 5 से काट लूँ या सीधे 40 से काट लूँ? ये कितना आ जाएगा? अगर मैं कहूँ 11760 अपॉन ये कितना आ गया? 40 आ गया, तो 0 से ये 8, 5, 40 होता है, 40 से चला जाएगा, मेरा आ जाएगा 4 2 8। अगर मेरा पहला ही अंक 2 आ गया तो मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर यही हो सकता है, ठीक। 8 आ गया, 4 9 36 आ गया, 4 4 16 आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया? 294। वैसे पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी, आप एक बार देखते 2 आ गया तो एक ही ऑप्शन है जिसका पहला जो है अंक क्या है? 2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The difference between a number and 1/3 of a number is 228. What is 20% of the? किसी संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर मुझे कितना दिया है? 228 दिया है। तो उस संख्या का 20% ज्ञात करो। देखो, अगर मैं संख्या x मान लेता हूँ, लेट नंबर बी x, किसी संख्या और उसके 1/3 किसी संख्या और संख्या के 1/3 मुझे डिफरेंस दिया है, उसी का अंतर कितना दिया हुआ है? 228, ठीक। तो यहाँ से मैं x निकाल सकता हूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा? 2x/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरा 114, नहीं सॉरी मैंने पहले ही काट दिया, 228, ये कितना हो जाएगा? 114, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे x कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 330 + 12 342 आ रहा है क्या? 342 आ रहा है, 342 आ रहा है, ठीक है। मेरा x कितना आ गया? 342 आ रहा है। अब मुझे इसी नंबर, मेरा नंबर कितना आ गया? 342, मेरा नंबर 342 आ गया है। अब मुझे इस नंबर का 20% बताना है, इस नंबर का 20% बताना है, इस नंबर का 20% बताना है। 20% कितना होता है? 1/5 होता है इसका फ्रैक्शन। इसका 1/5 अगर मैं निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा? 5 6 30, 68.4 मेरा आंसर होगा। 68.4 कहाँ है? पहला ऑप्शन है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन सा, जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्मिथ और अजीत कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज, 12 डेज क्या होता है? 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। इफ दे वर्क टुगेदर ऑन अ टास्क फॉर 4 days, देन द फ्रैक्शन ऑफ द टास्क दैट विल बी लेफ्ट इज। एक स्मिथ है और एक अर्जित है, किसी कार्य को क्रमशः 12 दिनों में और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं तो अभी कार्य का कितना भाग शेष है, मतलब कितना काम बचा हुआ है उनके 4 दिन साथ मिलकर काम करने के बाद भी। अच्छा, मैं मान लेता हूँ स्मिथ कितने दिन काम खत्म कर सकता है? 12 दिन में काम खत्म कर सकता है। अजीत कितने दिन में काम खत्म कर सकता है? 18 दिन। मैं कुछ काम मान लेता हूँ, तो मैं काम का इन दोनों का एलसीएम मानता हूँ, मेरा वो हो गया 36, ठीक है। तो ये कितना? 3 और ये कितना? 2। इसका मतलब है कि स्मिथ जो है 12 दिनों में पूरा काम कर सकता है, और एक दिन में कितना काम करता है? वो 3 यूनिट काम करता है। और अजीत एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। मेरी बात सुनिएगा, स्मिथ एक दिन में कितने काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। और अजीत एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों साथ मिलकर कितने यूनिट काम करे? 3 + 1 2 5 यूनिट काम करे। इन्होंने 4 दिन साथ मिलकर काम किया तो कितना काम कर लिया होगा? 20 काम कर लिया होगा।
कितना कर लिया होगा, 20 काम कर लिया होगा। मतलब 36 अगर मेरा पूरा काम था तो उसमें से 20 काम हो चुका है, तो बचा कितना है, 16 बचा है। अब मुझे बताना है उस कार्य का कितना भाग शेष है। 16 शेष है और पूरा काम कितना था, 36 था। अगर मैं काटूंगा तो 4 4 जा 4 9 जा, तो कितना काम शेष है, 4/9। देखिए इन दोनों ने 4 दिन मिलकर दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। 4 दिन काम किया तो उन्होंने 20 काम खत्म कर लिया। 20 काम खत्म कर लिया तो बचा कितना, 16 काम बचा। 16 काम बचा और पूरा काम कितना था, 36 था। तो मेरा कितना काम शेष बचा है, 4/9। ठीक है, समझ में आ गया। ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड x इफ 2 sin स्क्वायर x - 1 = 0। तो मुझे x का मान बताना है। ठीक है, आसान सा सवाल है। ठीक है, अच्छा ये दिया हुआ है मुझे 2 sin स्क्वायर x - 1 = 0। ठीक है, मैं यहाँ से अगर निकालूंगा sin स्क्वायर x = 1/2। अगर मैं sin x निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा 1/√2। sin x 1/√2 किस डिग्री में होता है या किस में होता है, वो थीटा क्या होता है, किस थीटा में होता है, वो होता है 45। और 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो मेरा आंसर क्या हो गया, पहला हो गया। ठीक है, sin x sin थीटा 1/2 कहाँ होता है, sin अगर मैं 45 लिखूँ तो कितना होता है, 1/√2 होता है। तो मुझे यही बताना था कि थीटा कितना हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक उत्पाद जिसका MRP 978 है, थोक दुकानदार द्वारा उसको कितने में बेचा गया है, 925 रुपये में बेचा गया। इसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब एक प्रोडक्ट है जिसकी MRP कितनी दी हुई है, जिसकी MRP कितनी दी हुई है। ठीक है, जिसका MRP या अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 978 रुपये दिया हुआ है। एक दुकानदार द्वारा, एक दुकानदार है जो उसको कितने में बेचे दे रहा है, उसको कितने में बेचे दे रहा है, कितने रुपए में बेचे दे रहा है, 925 रुपये में बेचे दे रहा है। तो पूछ रहा है कितना डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट मेरा हमेशा किस पे लगता है, अंकित मूल्य पे लगता है। तो कितना डिस्काउंट दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट का फॉर्मूला भी होता है, अगर आप हो तो मतलब MP - SP। MP मेरी 978 है और SP मेरी 925 है। तो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 53 का डिस्काउंट दे रहा है। 53 का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट देता किस पे है, MRP है, तो 978 × 100 करना है। ठीक, आप ये निकालोगे। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैं इसमें थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन करूँगा कि इसके करीब मुझे वैल्यू पता चल जाएगी इसके बीच में, तो मैं बता सकता हूँ। अगर यहाँ पे वैल्यू जैसे लिखी है 978, अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो कितना होगा, इसका अगर मैं 10% निकालूंगा तो 10% का रेशियो था 1/10। मतलब इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 97.8। इसका 5% कितना होगा, क्योंकि इसका आधा कर दोगे तो इसका आधा करोगे कितना हो जाएगा, 48.9। देखो 48.9, मुझे ये पता चल गया कि इसके जो है 5% से तो ज़्यादा है, 5% से 53 ज़्यादा है। अब मैं देखता हूँ क्या 6% कितना होगा, 6% कितना होगा। अगर 6% देखूँ तो देखिए मेरा आंसर तो आ चुका है, मेरा आंसर C होगा। ठीक है, अगर 6% निकालें तो मैं इसको 1% और जोड़ दूंगा। ये 10% है तो 1% कितना हो जाएगा, 9.78। या अगर 10% दिया, अगर मैं 1% निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 9.78। तो 9.78 जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखिए पूरी कैलकुलेशन ही नहीं करनी है। अगर मैं सिर्फ 9 ही जोड़ रहा हूँ ना इसमें, तो कम से कम 57 वैल्यू चली जाएगी, 58 के पास होगी। 58 देखिए मेरा 53 से ज़्यादा हो गया कि नहीं। मतलब मेरी जो वैल्यू होगी ना, मेरा जो परसेंटेज होगा वो 5 से और 6 के बीच में होगा। 5 और 6 के बीच में मेरा कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ 5.4% है। सिर्फ मेरा एक ऐसा ही परसेंट है जो मेरा 5 और 6 के बीच में है, वो कौन सा है, 5.4% में है। देखिए मैंने समझाया, आपको समय लगा, आपको किसी का 10% निकालना आसान होता है कि नहीं होता है, तुरंत होता है, सिर्फ एक डेसिमल लगा देना, उसका आधा कर दोगे तो 5% आ जाएगा। ये 10% दिया तो इसका 1% नहीं निकाल सकते आप, 1% निकालोगे तो एक डेसिमल इधर और आ गया, तो 9.78 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ रहे तो तुमको दिख रहा है कि मेरी वैल्यू 58 पहुंच गई, पर मुझे चाहिए कितने था, 53 चाहिए था, 53 चाहिए था ना। तो 53 मेरा 5% और 6% के बीच में होगा। 5 और 6% के बीच में मेरा कौन सा ऑप्शन था, 5.4% था।
देखिए आप पूरा कर सकते हैं, कर लीजिए, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, वो तो सभी कर लेंगे, पर एक नई चीज़ सीखिए कि आपको कैलकुलेशन भी ना करना पड़े, क्योंकि पेपर बहुत कैलकुलेटिव आने लगे हैं 2017 के बाद से, तो आपको अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं, सारे नहीं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, पहली बात मैं पहला नंबर ले लेता हूँ, जैसे 8 9 7 3 4 2। पहले मैं 9 की डिविजिबिलिटी बता देता हूँ। 9 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि इस सारी संख्याओं का योग निकाल लीजिए। अगर योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 24 27 27 4 31 और 33, इन सब का योग कितना आ गया, 33 आ गया। इन सब का सम कितना आ गया, 33। अब देखो क्या 9 से विभाजित हो जा रहा है, क्या 9 से पूरा विभाजित हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। अगर पूरे तरफ विभाजित नहीं हो रहा है तो ये मेरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। पर अगर ये मेरी जो योग करके जो नंबर आता, अगर वो पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाता या पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाता, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, तो वो मेरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाता। चलिए, तो इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो मैं थोड़ा और, क्या हुआ, थोड़ा और नीचे कर ले रहा हूँ इसको, ये देखिए अब दिख रहा होगा आशा करता हूँ। देखिए अब मैं इनको जोड़ने जा रहा हूँ, इनको जोड़ूंगा तो मेरा देखो कितना आ जाएगा। जैसे अगर मैं 9 काट भी सकता हूँ, जैसे 9 यहाँ से कट गया, 5 4 9 ये हो गया, 7 8 9 मेरा 3 बचा, तो मेरा ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल, ये भी मेरा 9 से डिवाइड नहीं है। अगर मैं ये देख रहा हूँ तो 6 3 9 ये चला गया, ठीक है, ये चला गया, 7 8 9 और मेरा 5 बचा, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। अब मैं ये देख लेता हूँ कि ये मेरा है कि नहीं है, ठीक है, 9 से यहाँ चला गया, 5 4 9 ये हो गया। अब मैं जोड़ रहा हूँ इसको, 7 3 10 और 18, मेरा 18 बचा, क्या 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, हाँ वो पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो मेरा 2 बच रहा है। पूरी तरह डिवाइड होने के बाद मेरा 9 बचा, तो मेरा एक ऑप्शन सिर्फ यही पॉसिबल है जो पूरी तरह से 9 से डिविजिबल है। देखिए अब मैं इसको थोड़ा बताता हूँ कैसे। देखिए मेरा नंबर कैसे दिया है, मैं डिविजिबिलिटी और एक बार बता दे रहा हूँ। मेरा नंबर दिया है यहाँ पे, मेरा नंबर दिया है 7 30 4 8 9 5। मेरा ये डी ऑप्शन सही है क्योंकि एक ऐसा यही नंबर है। देखिए आप इसका योग निकालिए, इसका सम निकालिए, 7 3 10 14 14 8 कितना हो गया, 14 पहले निकालो 19 27 27 8, मैंने कुछ गलत दिया। देखिए 9 5 14 14 और 7 कितना हो गया, 21, 9 ये जोड़ लिया मैंने, 9 5 14 9 5 14 18 18 8 26 29 और ये 36, कितना आ गया मेरा, इन सबको योग करने के बाद मेरा कितना आ गया, 36 आ गया। क्या 36 पूरी तरह 9 से डिवाइड हो जा रहा है, पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है, हाँ पूरी तरह से हो जा रहा है, 4 बार पूरा चला जाएगा। तो एक मेरा यही नंबर पॉसिबल है जो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर ऑफ ओरिजिन, मतलब सेंटर ओरिजिन से पास हो रहा है, रेडियस कितना है, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ सर्कल की इक्वेशन, अगर मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, जो कि ओरिजिन से पास होती है वो 0:0 होती है। तो इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जहाँ पे ए मेरा क्या होता है, रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, रेडियस या त्रिज्या, त्रिज्या होती है, ठीक, रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। तो मेरा रेडियस दिया कितना है, मेरा रेडियस दिया है 6। तो अगर मैं इक्वेशन निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन पॉसिबल, मेरा डी ऑप्शन पॉसिबल। ठीक, ये लिख लीजिएगा कि अगर कोई इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रही है तो वो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होती है। आसान से सवाल था, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 59 और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 840। मुझे सम ऑफ देयर स्क्वायर बताना है। चलो ठीक है, दो नंबरों का सम दिया, मैं दो नंबर मान लेता हूँ, एक x मान लेता हूँ, एक y मान लेता हूँ, उसका कितना दिया है 59 दिया है, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है x इंटू वाई कितना दिया है 840 दिया है, 840 दिया। और मुझे निकालना क्या है, उनके स्क्वायर का सम निकालना है, ठीक है, उनके वर्गों का योगफल निकालना है। देखिए कैसे लिखते हैं, ये हो जाता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक, -2xy, -2xy ये फॉर्मूला होता है, ठीक है।
ये फॉर्मूला था। एक्स प्लस वाई कितना दिया मेरा 59 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 840। तो मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है 59, अगर मेरा एक ही ऑप्शन आ रहा है जो पॉसिबल है, ठीक, सी ऑप्शन पॉसिबल है। देखिए अगर मैं कुछ देर के लिए इसको 60 भी मान लूँ तो ना मेरा मतलब 3600 लगभग आ जाएगा, अगर मैं इसको 60 मान के भी कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 1680। अगर मैं कुछ भी घटाऊंगा ना मेरी वैल्यू 2000 से कम आएगी। और आखिरी में यूनिट डिजिट देखिएगा, आखिरी में यूनिट डिजिट देखिएगा, 9 9 81 होता है -1, ठीक, -0। तो मेरा मतलब यूनिट डिजिट भी मेरा क्या आएगा 1 आएगा। मेरा यूनिट डिजिट आएगा 1, तो मेरा 4 और 5 तो हो नहीं सकता, मेरा हो नहीं सकता। अगर मैं इकाई अंक भी चेक करता हूँ तो 9 9 क्या होता है 81, इकाई अंक मेरा क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ से तो 0 ही आएगा। तो इसका मेरा मतलब यह है कि मेरा जो भी आंसर आ रहा होगा ना उसका इकाई अंक कितना 1 होगा, 1 होगा। और एक चीज़, अगर मैं 3600 भी मान ले रहा हूँ, इसको मतलब 60 भी मान ले रहा हूँ, तो मेरा स्क्वायर इसका वर्क करूँगा, मेरा 3600 आएगा और इसका 1680 आ जाएगा। तो मेरा एक तो मुझे समझ गया कि मेरी वैल्यू जो रहेगी ना वो 2000 से कम आएगी और उसका यूनिट डिजिट 1 रहेगा। तो वो कौन सा पॉसिबल है 1801 ही पॉसिबल। पर नहीं, अगर पूरा करना है तो चलिए, वो भी इतना कोई कठिन नहीं है, ठीक। तो देखिए अगर मुझे 59 का स्क्वायर निकालना है, 59 का स्क्वायर निकालना है, पहले मुझे ये बताओ कि 25 से कितना ज़्यादा है ये, 25 से कितना ज़्यादा है ये, 25 से कितना ज़्यादा है। देखो 25 50, 25 और 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 9 जोड़े तो कितना का 34 हो गया कि नहीं हो गया, 34 हो गया। अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 50 + 9 लिख सकता हूँ, और 9 का वर्क करूँगा तो कितना हो जाएगा 81, तो 34 81 कितना हो गया 34 81। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ 25 और कितना हो गया, हाँ सही है, ठीक है 34। अब यहाँ पे मैं कितना माइनस करूँगा 1680। अगर मैं यहाँ पे 1680 माइनस करूँगा कितना आ रहा है 1801 आ रहा है कि नहीं, ठीक है 1801 आ रहा है। तो 1801 कौन सा है, सी है, ठीक, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। पर इसमें आप यूनिट डिजिट और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते थे। लिखा है 2 कार एक स्थान से एक ही समय में एक दूसरे से समकोण पर चलना शुरू करती है। समकोण मतलब राइट एंगल पे चलना शुरू कर दे रही है, राइट एंगल से चलना। अगर उनकी स्पीड दी है 54 किलोमीटर/आवर और 72 किलोमीटर/आवर रिस्पेक्टिवली, तो बताओ कि 20 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए मैं क्वेश्चन समझाता हूँ पहले आपको थोड़ा। जैसे कि ये पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट है, ठीक है, मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूँ। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, 2 लोग हैं, 2 कार, एक कार इधर जाएगी, एक कार इधर जाएगी, एक ही जगह से स्टार्ट करें, एक कार इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, क्योंकि उसने बोला है कि बीच में कितना एंगल बनाने, राइट एंगल बनाए, राइट एंगल पे जा रहे हैं, तो मतलब ये 90। एक कार मेरी इस तरफ जा रही, एक कार मुझे इस तरफ जा रही, और पूछ रहा है 20 सेकेंड बाद कि उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। देखिए पहली कार की अगर मैं ए लिख दूँ, दूसरी कार में बी लिख दूँ, पहले कार की स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर/आवर। पर देखिए मेरा आंसर किस में है, मीटर में है, और 20 सेकंड की बात कर रहा है। तो अगर मैं इसको चेंज करूँगा 1 किलोमीटर/आवर को अगर मीटर/सेकंड में चेंज करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो इसको 5/18 से करेंगे तो कितना आएगा 8 3 54। ये कितना आ गया, कितना आ गया 15। ये कितना आ गया मेरा 15 मीटर/सेकंड, ठीक है। ठीक है, अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ, अगर दूसरे के मेरा कितना दिया है 72 किलोमीटर/आवर दिया हुआ है, ठीक है 72 किलोमीटर/आवर दिया। इसको अगर मैं मीटर पर आवर में 5/18 करूँगा 18/4, ये कितना हो गया 20 मीटर/सेकंड, 20 मीटर/सेकंड में हो गया, कितना हो गया 20 मीटर/सेकंड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इतनी स्पीड मेरी आ गई 15 मीटर/सेकंड और 20 मीटर/सेकंड मेरी स्पीड आ गई। अगर मेरी कार की स्पीड कितनी आ गई 15 मीटर/सेकंड, 15 मीटर/सेकंड आ गई, तो मेरा देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इनटू टाइम। मतलब दोनों 20 मिनट चल रही है कि नहीं, 20 सेकंड चल रही है, सॉरी 20 सेकंड चल रही है। अगर ये 15 मीटर/सेकंड की स्पीड से चलती है और 20 सेकंड से चलेगी तो कितना चल जाएगी 300,
300 मीटर चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी? मतलब अगर मेरा ये ए है तो कितने किलोमीटर चल जाएगी? 300 मीटर चल जाएगी। ठीक, अगर मेरी बी यहाँ पे है, अगर मेरी बी यहाँ, तो बी की स्पीड कितनी निकली? 20 मीटर पर सेकंड, और ये अगर 20 सेकंड पे चलेगी तो कितनी चली जाएगी? 400 मीटर चल जाएगी। तो ये 400 मीटर चल जाएगी। तो ये कितना हो गया? अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 500 मीटर। 500 मीटर आ जाएगा। नहीं तो एक चीज़ याद रखिए, एक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 का, बहुत ही बेसिक होता है, 3, 4, 5 का होता है। इसमें आप चाहे फिर आखिरी में 2 जीरो लगा लो, चाहे कुछ लगा लो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे 500 डायरेक्ट लगा सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसी कॉलेज में 16 छात्रों का औसत आयु कितना है? 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष है। उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष तथा 10 वर्ष 10 छात्रों का औसत कितना है? 20.4 वर्ष है। कॉलेज में 16वें छात्र का आयु ज्ञात किए। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ कि देखिए, एक कॉलेज है, उसमें 16 स्टूडेंट का जो एवरेज एज दिया है, औसत आयु दी है, वो 20 दी है, और 16 में से अगर जो 5 स्टूडेंट हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 20 है, और बाकी बचे 10, पहली बात तो 16 बचे, बाकी अदर 10 बच्चों की कितनी है? 10 बच्चों की औसत आयु मुझे कितनी दी है? 20.4 दिया। कहाँ दिया है? यहाँ दिया है। तो मुझे बताना है 16वें स्टूडेंट का कितना है। ठीक है, देखो पहली बात बेसिक कर लेते हैं। ठीक, अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा 16वें स्टूडेंट एक्स है, 16वें स्टूडेंट का एक्स है, ठीक है, एक्स है, तो पहले देखो कितना है? 5 स्टूडेंट का तो मेरा 20 है, 5 स्टूडेंट का मेरा 20 है, बच्चे कितने हैं? 10 स्टूडेंट का मेरा 20.4 है, और 16वें स्टूडेंट का मैंने x माना है, और टोटल 16 स्टूडेंट है, और उनका एवरेज कितना दिया है? 20 दिया है। कितना आ गया? 100 आ गया। यहाँ से कितना आ गया? 204 आ गया। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से प्लस एक्स इक्वस टू कितना आ जाएगा? 320। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ गया? 304 प्लस एक्स इक्वस टू 320। एक्स मेरा कितना आ गया? ये उधर जाके होगा तो ये आ गया 16। ठीक, ये 16 आ गया। ठीक, ये बेसिक सा है, आसान सा है, पर ठीक है। अगर मैं कुछ और बात करता हूँ इसमें, अगर मैं इसमें कुछ और बात करता हूँ तो एक चीज़ ये बताइए कि जो कोई एवरेज होता है 16 स्टूडेंट का, जैसे एवरेज है दिया हुआ है, तो जैसे 16 स्टूडेंट पूरे हैं, ये पूरा 16 स्टूडेंट है, तो अगर हमें हर एक स्टूडेंट, इसका एवरेज कितना दिया? 20 ईयर्स दिया। 16 स्टूडेंट है, इनका एवरेज 20। तो मतलब अगर मैं 16 स्टूडेंट की बात करूंगा तो सारों का एवरेज कितना होगा? 20, 20, 20, 20, 20। 16 स्टूडेंट का पूरे हर एक स्टूडेंट के पास कितना होगा? 20, 20 होगा। पर ये कह रहा है कि पहले 5 स्टूडेंट का तो तुम्हारे पास 20 है, पहले 5 स्टूडेंट का तुम्हारे पास 20 है, और बाकी 5 स्टूडेंट का तुम्हारे पास 20 है, और बाकी 10 का कितना है? 20.4 है, मतलब 0.4 ज़्यादा है, और ये यहाँ पे 16 स्टूडेंट होगा, 16th स्टूडेंट होगा। ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ से बढ़ गया है ना, ये 0.4 बढ़ा गया, तो ये 16 वाले में एडजस्ट भी करेगा। देखना कैसे, देखो ये तो बराबर ही है, ये तो बराबर है, 20 का 20 ही है। मैंने कहा कि अगर 16 स्टूडेंट है ना तो सबके पास 20 होना चाहिए था, पर यहाँ कितना ज़्यादा है? यहाँ 0.4 ज़्यादा है, 0.4 ज़्यादा है, और यहाँ बच्चे कितने हैं? 10। तो कितना ज़्यादा है टोटल? 4 ज़्यादा है। वो 4 किधर एडजस्ट होना होगा? वो 4 मेरा 16 में एडजस्ट होना होगा। वो 4 मेरा कहाँ 16 में एडजस्ट होगा। इसका भी 20 होना चाहिए था, पर 4 यहाँ ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे कम हो जाएगा, इसका 4 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इस मेथड को हम लोग कहते हैं डेविएशन। ठीक है, ये मेथड को हम लोग डेविएशन कहते हैं। बाकी कभी टाइम मिला तो अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। इफ cot थीटा इक्वल्स टू 80/39, यू क्या है तो होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। ये कह रहा है कि मुझे cot थीटा दिया हुआ है, cot थीटा दिया हुआ है 80/39, तो मुझे cosec थीटा बताना है, cosec थीटा बताना है। देखो अगर ये थीटा दिया है, cot थीटा मेरा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो मेरा ये 39 और 80 आ गया। देखिए एक ट्रिपलेट होता है, एक ट्रिपलेट होता है इन्हीं का, 39, 80 और 89। आज चेक भी कर सकते हैं इनका पाइथागोरस से। देखिए 39 रख लीजिए, 80 रख लीजिए और 89 रख लीजिए। चलो यहाँ पे 80 रखा तो यहाँ पे 80 रख लो, यहाँ पे 80 रख लो, यहाँ 39 रख लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा।
ये एक ट्रिपलेट होता है, आप चेक भी कर सकते हैं, पर एक याद रखिए कि ये ट्रिपलेट होता है। एसएससी ने 2-3 सालों से कुछ अलग से ट्रिपलेट भी पूछे हुए हैं जो थोड़े बेसिक नहीं है, वरना देख लीजिए आप यूनिट डिजिट करके भी आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद हो सकता है यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 8 8 जा 64 0 है तो 10 माइनस लगभग आप कैरी लोगे तो यहाँ से 10 9 ही आ जाएगा, ठीक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सीधे निकाल सकते हो, 89 ही होगा। आप पाइथागोरस से चेक कर लेना, मैं यहाँ पूरा चेक करके नहीं बताऊँगा, तो मेरा ये 89 होगा। तो ठीक है, अगर मैं कॉसेक की बात करूँ, कॉसेक कितना होता है, कॉसेक कितना होता है मेरा ये मेरा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। कॉसेक थीटा मेरा कितना था, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो मेरा कॉसेक थीटा मेरा हाइपोटेन्यूज कितना आया 89 आया, परपेंडिकुलर मेरा कितना है 80 है, तो मेरा कितना आ गया 89 अपॉन 80, ठीक है, आसान सा सवाल था। अच्छा यहाँ पे उल्टा दिया है, सॉरी, यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, थीटा दिया है, थीटा दिया है, ये कितना हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कितना मेरा आ जाएगा 89 आ जाएगा। अगर मुझे कॉसेक 30 निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है, तो कितना हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है, हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है 89 अपॉन 39 है, सॉरी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा, कहाँ गया मेरा 89 अपॉन 39, ये है, ठीक है, ठीक है। ये आप पाइथागोरस चेक कर लीजिए, वो पाइथागोरस को फॉलो करता है, ये ट्रिपलेट होता है, आपको मालूम भी होना चाहिए। एक दिया है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 नहीं होगा, कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज इट्स एरिया, वॉज इट्स एरिया। देखिए एक सर्कल दिया हुआ है और एक कॉर्ड दी है, एक कॉर्ड की कितनी लेंथ दी हुई है 24 दिया हुआ है, एक सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, एक लंबी परपेंडिकुलर डाला गया, सेंटर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो कितना है 5 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। अगर देखो कोई सेंटर से स्कॉर्ड पे अगर कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है, ठीक है, पार्ट में डिवाइड करता है, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है 13 हो जाएगा। मुझे इस सर्कल का एरिया बताना है, मुझे इस सर्कल का एरिया बताना है, ठीक है, इस सर्कल का एरिया बताना है। तो देखो अगर इस सर्कल का एरिया बताना है, ये ट्रिपलेट से मेरा कितना हो गया, एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो मेरी रेडियस कितनी होगी 13 होगी, 13 होगी। अगर मुझे एरिया निकालना है तो वो कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये इसको मैं अगर लिखूँगा 22/7, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है 169 होता है, ठीक है। या तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करिए, मैं अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा करता हूँ, अप्रॉक्सीमेशन करना है तो मैं 22/7 की जगह मैं यहाँ पे रखूँगा 3.14 रखता हूँ, ठीक 3.14 रखता हूँ। अगर मैं इसको 3 भी मान ले रहा हूँ, अगर मैं इसको 3 भी मान ले रहा हूँ तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, अगर मैं 3 ही मान ले रहा हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, ये तो 16 थी 48, तो मेरा कितना आ जाएगा लगभग 517 आ रहा है मेरे पर, मैंने 14 से तो मल्टीप्लाई किया नहीं, तो मतलब मेरा 517 से तो ज़्यादा ही होगा, और 517 से ज़्यादा मेरा कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। मैं यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई तो नहीं करूँगा, मेरा काम अप्रॉक्सीमेशन से चल जाएगा और अपना भी चलाइए, ठीक है। मेरा सिर्फ 517 से एक ही ऑप्शन ज़्यादा, तो उसका सही होना उसकी मजबूरी भी है, तो ठीक है, मजबूरी का फ़ायदा उठाइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, हाइट दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का, कितना दिया हुआ है 12, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, उसका हाइट कितना दिया 12, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, ठीक है। अगर हाइट का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/2a, वो मुझे किसके बराबर दिया है 12 के बराबर दिया है कि नहीं दिया। अगर मैं a निकालूंगा तो मेरा इधर चला जाएगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई करो तो 24/√3, अगर मैं इसका परमेयकरण करूँगा, रैशनलाइज करूँगा तो कितना आ गया 3 8 24 आ गया मेरा 8√3। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है √3/4 a² होता है,
ये √3/4 हो गया। ए कितना आया मेरा 8√3 आया है कि नहीं आया, 8 3 8 8 कितना 64 हो जाता है, ठीक, इंटू 3। ए मेरा कितना दिया 8√3 दिया, तो मैंने ए की जगह a² रखा है तो 64√3 आ गया। तो ये 4 से जाएगा कितना चला जाएगा 16, तो मेरा मतलब आ गया 48 इंटू √3, 48 इंटू √3 आ गया। और 48 में √3 मेरा क्या होगा, चलिए फिर √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1.732 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अब लिखूँगा यहाँ पे कि 48 इंटू 1.732, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है 48.732। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आया 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 50/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इंटू 1.732, ठीक। मैं थोड़ा आसपास ही जाऊँगा, ज़्यादा पूरी कैलकुलेशन नहीं करूँगा। अगर मैं 50 से मैं डेसिमल भूला जा रहा हूँ क्योंकि अलग अलग वैल्यू लिखी, अलग अलग संख्या लिखी, तो मैं डेसिमल के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा। तो अगर मैं डेसिमल के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर मैं इसको माइनस करना चाहूँगा तो मेरा मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा लगभग 34 और 34 64, लगभग इतना माइनस होगा, ठीक, इतना माइनस होगा। तो मेरा कितनी वैल्यू आ रही है अगर मैं इसको माइनस करूं, तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा मतलब मैं माइनस क्या करूंगा 86600 और 3800 और कितना 3464 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा लगभग वैल्यू कितनी आ रही है 83.2 समथिंग आ रही है। 83 कहाँ पे है, 83 एक ही ऑप्शन है, 83 से एक ही ऑप्शन है, तो उसका सही होना उसकी मजबूरी है। तो थोड़ा पूरी कैलकुलेशन ना करें, आसपास जाएं और निकाल लें। यहाँ से मेरा लगभग 83.2 कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट भी लगा था तो 83.2 भी आएगा। मैं यहाँ पे डेसिमल के बारे में क्या आपको सोचने की ज़रूरत थी, जब संख्या अलग अलग ही हैं तो उस डेसिमल के बारे में मैं सोच के क्या करूँ, ठीक। आगे बढ़ें। लिखा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 6 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 60, व्हाट इज द सम ऑफ देयर क्यूब्स। अच्छा लिखा हुआ है कि दो नंबर में मान लेता हूँ x और y, उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर x² माइनस y² मुझे दिया हुआ है 60 दिया है। मुझे सम ऑफ देयर क्यूब्स बताना है, मतलब x³ प्लस y³ बताना है, x³ प्लस y³ बताना है। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा इसको x² माइनस y² वो कितना हो जाए x प्लस वाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 60। x माइनस वाई मुझे दिया हुआ है 6, तो मेरा x प्लस वाई कितना आ गया 10, और मेरा x माइनस वाई कितना है 6। देखिए कभी भी कोफिशिएंट जब एक होता है, कोफिशिएंट दोनों तरफ एक एक है, अगर मुझे x निकालना है तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, कितना आ गया 16, और इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा मतलब 16.2 कर दूंगा, तो कितना आ गया मेरा x कितना आ गया 8 आ गया। अगर मुझे y निकालना है तो दोनों का अंतर कितना है 4, और उसको आधा कर दूंगा 4/2 कर दूंगा, तो कितना आ गया 2। तो मेरा मतलब x कितना आ गया 6 आ गया, x मेरा कितना आ गया 8 आ गया, y कितना आ गया 2। तो x का क्यूब करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 8 का क्यूब हो जाएगा 512, और 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, 2 का क्यूब मेरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई 520 आ गई, ठीक है। आसान सा सवाल था, आगे बढ़े। What is the area of a triangle whose sides are 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है 5, 6 और 7, मुझे इसका एरिया बताना है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है, आइसोसेलेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो निकालते हैं ये ट्रायंगल। अगर मैं इसका सेमी पेरीमीटर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 5 + 7 + 6/2, ठीक। मैं हीरोज फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, हीरोन्स फार्मूला, ये जो भी फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने से मतलब रखो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 18/2 कितना आ गया 9 आ गया, तो मेरा एस कितना आ गया। अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर मैं इसको ए बी सी मान ले रहा हूँ, ठीक, ए बी सी मान ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा एस तो मेरा 9 दिया है, 9 - 5 कितना हो जाएगा 4, 9 - 6 कितना हो जाएगा 3, 9 - 7 कितना हो जाएगा 2, तो ये मेरा यहाँ से कितना आ गया 36 और 3 × 2 = 6, तो मेरा 36 से मेरा 6 बाहर आ जाएगा, तो 6√6,
ठीक, अब मुझे रूट 6 की वैल्यू पता होनी चाहिए या निकालनी पड़ेगी। देखो अगर मैं कहूँ कि 576 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 24 का स्क्वायर होता है। अगर मैं 2.4 लगा दूंगा तो यहाँ पे मेरा 5.76 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं 2.5 का स्क्वायर निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। इन्हीं दोनों के बीच में वैल्यू होगी कि नहीं, रूट सिक्स इन्हीं दोनों के वैल्यू के बीच में होगी। मतलब यहाँ भी लगभग 25 कम है, यहाँ पे भी लगभग 25 ज़्यादा है, तो कितना इसी के बीच में होगी। तो इसी के बीच में कोई वैल्यू ले लेता हूँ। इस बीच में वैल्यू कितनी ले लूँगा, रूट 6 की 2.45 ले लेता हूँ। अगर मैं रूट सिक्स को लिख सकता हूँ लगभग अप्रॉक्सीमेट 2.45 लिख सकता हूँ। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जा रहा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं डेसिमल फिर से भूला जा रहा हूँ, डेसिमल का मेरा कोई काम नहीं है। 12 240 लगभग मेरा 1470 आ रहा है। डेसिमल 2 के बाद लगा लो, लगभग मेरा 14.70 आएगा। 14.70 के आसपास कौन सी है, डी ऑप्शन है। क्या इसमें भी पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी, बिल्कुल नहीं, हम सीधे आसपास निकाल सकते थे। इसमें मेन काम यही था कि 2.4 का स्क्वायर कितना होता है, 5.76 और 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 6.25। तो उसी के बीच में मेरा कहीं रूट 6 होगा और वो 2.45 के होगा, तो मैंने वो लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे साइन थीटा दिया हुआ है, ये निकालना क्या, साइन थीटा दिया हुआ मेरा 4/5 और मुझे साइन थीटा 3 थीटा निकालना है, साइन 3 थीटा निकालना है। तो देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह मैं क्या रखूँगा, 4/5, फिर 4 इंटू, अगर 4 इसका क्यूब रखना है तो कितना हो जाएगा, 64/125। तो ये कितना हो जाएगा, 12/5 माइनस 256/125। अगर मैं कॉमन लूँगा तो 125 आ जाएगा। तो ये 25 इंटू 12 हो जाएगा, 25 इंटू 12 हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये मेरा लगभग 300 हो गया और ये 256 हो गया अपॉन 125 हो गया। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 44। यहाँ से बच जाएगा, 125 इधर आ गया, तो 44/125 कौन सा है, बी ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 600 अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू इनकर अ लॉस ऑफ 20%। मतलब एक 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है, और 20% की हानि पर उसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 20 की हानि, 20 की हानि के लिए। अच्छा, पहले नुकसान कराना चाहिए। अगर उसको 20 की हानि चाहिए तो उसको अपना जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो सेलिंग प्राइस मुझे दी है 600, ठीक है, प्रॉफिट दिया है 120। तो अगर मैं सीपी का फॉर्मूला लगाऊंगा, सीपी इंटू प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट कितना, 120/100 कितना दिया हुआ है, 600 दिया है। यहाँ से अगर मैं काटूंगा 12, ठीक है, 12 5 60, तो ये 50 यहाँ से हो जाएगा। तो सीपी मेरा कितना आ गया, 500। अब मुझे इसमें 20% का लॉस चाहिए, 20% का लॉस चाहिए, तो इसका 20% निकालोगे कितना हो जाएगा, 500 का 20%, 20 का रेशियो होता है 1/5, तो कितना हो गया, 100। ठीक है, कितना हो गया, 100 हो गया। अच्छा, क्या निकालना है, अच्छा लॉस ही निकालना है। ठीक है, लॉस करना है। ठीक है, अगर मुझे इसका 20% का लॉस होगा तो लॉस कितने का होगा, 100। तो मेरी एसपी कितनी होनी चाहिए, 400। एसपी कितनी होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए। खुद का ही लॉस करा रहे हो भाई। ठीक है, ठीक है, लॉस ही करा रहे ना, हाँ ठीक है, चलिए। अ चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 5, 6 and 7 who got the first, second failed। ठीक है, देखिए ये क्या दिया हुआ है, डीआई समझा दे रहा हूँ कि ये दिया हुआ है कुछ क्लास 4 और क्लास 5, क्लास 6 और चौथी, पाँचवीं, छठी क्लास का दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। जो फर्स्ट क्लास पास हुए हैं, वो नीले से हैं, जो सेकंड क्लास पास हुए हैं वो इस येलो रंग से हैं, जो फेल हुए हैं वो ग्रे रंग से हैं। मुझे बताना है फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 4, क्लास चौथे के 5%। देखो पहली डिवीजन से इसमें कितने पास हुए हैं, 45 पास हुए हैं, और 12 सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं, 3 फेल हुए हैं। तो इसका पास परसेंटेज बताना है, पास कितने हुए हैं, 45 और 2, 45 और 12, 45 12 कितना पास हो गया, 57 लोग पास हुए हैं।
और टोटल बच्चे कितने हैं इसमें 57 और 3 60, 57 और 60, तो मुझे यही परसेंटेज बताना है। मैं 3 से काटूंगा, ठीक है, तो कितना परसेंट आ गया 95% आ गया, 95% आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। ठीक है, हाईएस्ट नंबर बताना है। तो देखिए पहले यहाँ से मैं सबका निकाल लेता हूँ, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कितना हो जाएगा 57 यहाँ से क्लास चौथी से पास हुए हैं। ये कितना हो गया, सही से दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं? ये कितना हो गया 53 लोग यहाँ से पास हुए हैं। ठीक, ये कितने 52 लोग यहाँ से पास हुए हैं और 55 लोग यहाँ से पास हुए हैं। 55 लोग कहाँ से पास हुए हैं? 55 लोग क्लास 7वीं से पास हुए हैं। अब पूछ रहे हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास, सबसे ज़्यादा किस क्लास से पास हुए हैं? चौथी क्लास से पास हुए हैं। तो कहाँ पे है? ए। ठीक है, चौथी क्लास से यहाँ से पास हुए हैं। फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। यहाँ पे भी हाईएस्ट था, वहाँ पे भी हाईएस्ट था क्या? हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, ठीक। यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, यहाँ पे भी क्लास 4 ही होगा, पता नहीं, शायद ये लोवेस्ट हो, शायद ये लोवेस्ट हो, सबसे कम कितना हो, लोवेस्ट नंबर हो। अगर पहले एक आ गया है, सबसे कम होगा। एक हाईएस्ट तो बता चुके, चलो क्वेश्चन बना लेते हैं। हाईएस्ट तो आप बता चुके हो, लोवेस्ट बता दो। तो यहाँ से मेरा कितना आया? 57 ही आया था। यहाँ से कितना आ गया था मेरा? यहाँ से मेरा शायद 53 आया था। यहाँ से मेरा कितना आया था? 52 आया था। यहाँ से मेरा 55 आया था। तो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट कौन सा है? क्लास 6 से है। ठीक है, शायद यही हो, आगे पता नहीं। व्हाट इज़ द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 6? पास परसेंटेज ऑफ क्लास 6, ठीक है, मतलब कक्षा 6 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? 6 में कितने लोग पास हुए हैं? टोटल कितने लोग पास हुए हैं? 52, और बच्चे हैं कितने? 60। टोटल मिला लो तो 60 बच्चे हैं। क्लास 6 की बात करें तो 60 बच्चे हैं। 60 बच्चे हैं, 52 लोग पास हो गए हैं, मतलब 52 लोग पास हुए हैं। टोटल 60% हैं, 60 स्टूडेंट है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा पास वालों का? ये क्या, मतलब 260/3, 3 8 86 पॉइंट समथिंग आएगा। 86 पॉइंट समथिंग क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, और चलिए फिर एक क्वेश्चन हमारा CI का बाकी था, उस पर कर लेते हैं। कहाँ गया ये? चलिए देखिए यहाँ पे है आपके लिए कि राम ने डिपॉजिट किया है, एक अमाउंट किया है 8000 का बैंक सेविंग में, विद इंटरेस्ट कितना दिया है? 6.5 पर एनम। मुझे रेट कितना दिया हुआ है? रेट कितना दिया है? 6.5% पर एनम। ठीक, और कंपाउंडेड मंथली दिया हुआ है, कंपाउंडेड मंथली दिया है। व्हाट अमाउंट ही वुड गेट एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स। मतलब राम ने एक बैंक में 8000 की राशि जमा खाते में जमा की है, और उसको ब्याज की दर कितनी मिली है? 6.5% मिल रही है, वार्षिक मिल रही है। और कंपाउंडेड गणना क्या करी गई है? मासिक करी गई है, मासिक तौर पे गणना करी गई है। तो 8वें महीने के अंत में उसे कितना राशि प्राप्त होगी? देखिए पहली चीज, आज तक जो भी हम पढ़ते थे क्वार्टरली, हाफ ईयरली की बात करते थे, क्वार्टरली की बात करते थे, ठीक है, 3 मंथली की भी बात करते थे, और 2018 में एक 8 मंथली भी आया था, शायद 8 मंथली भी आया था। पर पहली बार SSC की हिस्ट्री में अब की मंथली आ गया है। ये मंथली में ना आप ट्री मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ना क्रमिक वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए पहले मैं रेट का हिसाब बताता हूँ कि अगर रेट पर एनम दी हुई है, इसका मतलब ये है कि 12 महीने के लिए ना, 12 महीने के लिए मेरी रेट कितनी दी हुई है? 6.5%। पर अगर मेरी कंपाउंडेड मंथली हो रही है, गणना अगर मेरी मासिक हो रही है, गणना मेरी मासिक होगी, तो एक मंथ की कितनी हो जाएगी? 6.5% अपन 12%। ठीक है, तो मेरा जी मैं इसको बोलता हूँ रेट इफेक्टिव। रेट इफेक्टिव की बात करते हैं, रेट इफेक्टिव, या आप बोल सकते हैं वास्तविक दर भी बोल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं SI का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ये देखो अमाउंट का है, प्रिंसिपल मेरा 8000 दिया हुआ है, प्रिंसिपल मेरा कितना दिया? 8000, 1 + R/100 होता है, इंटू n।
तो r की जगह मैं यहाँ पे सीधे लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधे लिख दे रहा हूँ। तो अपन 12 ये परसेंटेज हटा के इंटू 100 लग गया और इंटू 18, ठीक 18। अब ये सॉल्व करने के लिए ना आपको द्विपद प्रमेय का बहुत ही ज्ञान होना चाहिए। द्विपद प्रमेय किस तरह होता है मैं बताता हूँ। 1 प्लस आर की पावर अगर n होता है तो ये होता है 1 प्लस एन आर प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर। ये इसी तरह आगे बढ़ता जाता है जितनी बार भी n हो, ठीक। ये होता है इसका एक्सपेंशन होता है, इसको मैं बोलता हूँ, इसको बोला जाता है द्विपद प्रमेय या बायनॉमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। ये क्या बोला जाता है? बायनॉमियल एक्सपेंशन बोला जाता है। तो देखिए आप पहले 8000 तो है, 8000 है, ठीक है 8000 है बिल्कुल। देखिए ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव तो बहुत है, ये क्वेश्चन कैट में आया करते हैं और उनको कैलकुलेटर मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा मेहनत तो इसमें करनी पड़ेगी। अगर ये आपके पेपर में आता है तो मैं सलाह दूंगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे आखिरी में करें, या इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादातर लोगों ने स्किप किया होगा इसको, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसका एक्सपेंशन करूँ तो 1 प्लस n कितना है मेरा 18 है, मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो ये मेरा 18 इंटू आर कितना दिया हुआ है 6.5 अपॉन 12 इंटू 100 ये दिया हुआ है प्लस, ठीक। फिर n माइनस 1 मतलब 18, n मेरा कितना है 18 है, 18 n है, ये देखिए n है ना, तो यहाँ पे 18 रखूँगा, 18 इंटू 17/2 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। अगर मैं आर स्क्वायर रखूँगा तो मेरा मतलब ये हो जाएगा 6.5 अपॉन 12 इंटू 100 का होल स्क्वायर, ये आप ऐसे कर सकते हो, ठीक। ये हो गया। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं। 6 3 18, 6 2 12, अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरा लगभग 3.25 आ जाएगा। देखिए अप्रॉक्सीमेशन मैं इसमें भी यूज़ करूंगा। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 3.25 अपॉन 100, ये आ गया। ये मैं काटूंगा तो 2 9 18, तो यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ से तो 153 आ जाएगा इंटू, अगर मैं यहाँ से एक ज़ीरो नीचे लिख दूंगा, ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा पहली बात, तो ये हो जाएगा 1 0 मैं यहाँ बढ़ा दूंगा तो मेरा 1000 हो गया नीचे। अगर मैं इसको काटूंगा तो 12 5 जा 60 और 5.4, और 5.4 का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ, 5.4 का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा लगभग कितना हो गया, 25 से कितना ज़्यादा है, लगभग 29 ज़्यादा है, और ये 16 29.16, तो मेरा आ गया ये 29.16 अपॉन, यहाँ पे नीचे 3 0 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना ज़ीरो आ जाएगा, 6 0 आ जाएगा, ठीक। कितना ज़ीरो आ गया, 6 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो 8000 था ही, 8000 था। अब मैं ये हटा रहा हूँ ज़रा, अब मैं ऊपर आ रहा हूँ, अब मैं इसको ऊपर लिखने जा रहा हूँ, तो मेरा 8000 हो गया, 8000 हो गया। अब तो देखो ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 3.75 आएगा, यहाँ से मेरा कितना रहा 3.75 अपॉन 100, तो अगर मैं ये 9.75 आएगा, यह आ जाएगा 9.75, तो ये मेरा 1 प्लस, अगर मैं 100 को ऊपर करूँगा तो मेरा डेसिमल चला जाएगा 0.0975, ये हो जाएगा प्लस। देखिए मैं 29.16 को ना अप्रॉक्सीमेट 3 मानने जा रहा हूँ, तो थोड़ा मेरा कैलकुलेशन 30 मानने जा रहा हूँ। तो अगर मैं 30 यहाँ पे लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ पे 30 लिख दूंगा, तो यहाँ में अगर मैं 30 लिखता हूँ तो पहली बात तो एक ज़ीरो हट गया, तो ये मेरा कितना आ जाएगा लगभग, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँगा, मेरा 153 इंटू 3 कितना आ जाएगा, लगभग 459 अपॉन 5 0, तो ये हो जाएगा 0.00, ये आ जाएगा 0.00459। अगर मैं 8000 इंटू ये अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा लगभग आ रहा है 1.1002 समथिंग आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं उसमें नहीं। तो अगर जब ये आता है ना तो इसका मेरा मतलब है कि मेरी वैल्यू 8000 से ना 10% इंक्रीज़ कर रही है। पहले मैं ये बताता हूँ कैसे, कि अगर कोई वैल्यू 10% से इंक्रीज़ करती है तो कितना हो जाता है 1/10, ये
कि मैं इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलता हूँ, तो x इंटू 1.10 आ जाता है। तो ये क्या होता है 10% का इंक्रीज। अगर x इंटू 1 + 20/100 होता है, अगर मैं ये करूँगा तो मेरा आ जाता है x इंटू 1.20, तो मेरा 20% का इंक्रीज़ आ जाता है, 20% का इंक्रीज़ आ जाता है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ मेरा 1.102 है ना, मैं सिर्फ इसको सोच रहा हूँ, तो मेरा मतलब लगभग है कि मेरा 80 जो है 800 जो है 8000 जो है वो 10% से इंक्रीज़ कर गया, 10% से इंक्रीज़ कर गया। इसका 10% कितना होता है, 8000 का 10% कितना होता है, 800 होता है, तो कितना हो जाएगा 8800 हो जाएगा। पर ये मेरा 10% से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, तो 8800 के पास और थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा, एक ही ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन होगा। देखिए मैं अभी आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं करा सकता, पर जितना करा सकता मैंने कराया था। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, या उसको मैं कह दूँ द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय की बात करता हूँ, तो 1 + r की पावर n क्या होता है 1 + n × r प्लस, अगर मैं इसको लिखूँगा n -1 अपॉन 2 × r², और ये इसी तरह बढ़ता जाएगा जब तक ख़त्म नहीं होता। तो ये एक्सपेंशन आपको मालूम होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये एक्सपेंशन मालूम होना चाहिए। ये एसएससी में पहली बार आया है तो आ भी सकता है आगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। पर आप इसमें एक चीज़ और कर सकते थे कि मैं वो बता देता हूँ क्या, अगर सोचना ही है थोड़ा बहुत, अगर आसपास पहुँचना है, ठीक है, कि एक चीज़ होती है कि एक चीज़ है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा SICI के लिए, x + y + xy/100, ये सक्सेसिव के लिए होता है। देखो पहले साल मेरी रेट, अगर मैं पर एनम 18 मंथ को क्या लिख दूंगा, 18 मंथ को क्या लिखने जा रहा हूँ, 1.5 साल लिख दूंगा, 1.5 साल लिख दूंगा। मतलब पहले साल तो पूरी रेट लग रही है ना, पहले साल तो पूरी रेट लग रही है 6.5, पर दूसरे साल आधी हो जाएगी। 6.5 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 3.25, तो मेरा कितना हो गया 3.25 प्लस 6.5 × 3.25 अपॉन 100, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 9.75, और यहाँ से लगभग मेरा आ जाएगा कितना 25 से कम ही आएगा थोड़ा, लगभग 0.24, तो मेरा लगभग 10% का इंक्रीज आ रहा है कि नहीं। और 8000 का 10%, 8000 का 10% कितना होता है 8800 होता है। 8800 से आप क्या 8800 लगा सकते थे, हाँ लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे। पर एक चीज़ याद रखिएगा कि कंपाउंडेड मंथली हो रहा है ना, तो कंपाउंडेड मंथली का मतलब ये है कि पहले एक मंथ मेरा रेट लगा, फिर इंटरेस्ट मेरा एडजस्ट हुआ, प्रिंसिपल में जुड़ गया, प्रिंसिपल में जुड़ा, फिर उस पर रेट लगा, फिर दूसरे महीने में फिर इंटरेस्ट लगा, फिर जुड़ा, तो मतलब हर महीने ना हमारा प्रिंसिपल जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो मेरी जाहिर सी बात है कि ये 10% ना इससे ज़्यादा ही होगा, मेरा इंक्रीज कितना होगा 10% से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। चलिए फिर हमारा पेपर सॉल्यूशन यहीं ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी करें। थैंक यू, गुड बाय।